सिनेमाघरों में धमाल मचा रही फिल्म गदर 2 के हीरो और लोकसभा सांसद सनी देओल की जुहू स्थित सनी विला की नीलामी का नोटिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने वापस ले लिया है। पहले इस तरह की खबरें आई कि पब्लिश जो नोटिस था उसके मुताबिक सनी ने 56 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाया था, जिसके चलते उनका जो विला था वो नीलाम हो रहा था। लेकिन बाद में बैंक ने एक खंडन जारी किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि नोटिस तकनीकी कारणों की वजह से वापस लिया जा रहा है। अब यहाँ पर कई तरह की चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वक्त पर लोन नहीं चुकाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती है और ऐसे में इसकी वजह होती है बहुत सारी गलतियाँ। जब आप लोन लेते हैं तो किस तरह से आपको लोन लेना चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियाँ जिनसे आपको बचना चाहिए, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किशोर सुब्रमण्यम है, जो कि फाउंडर हैं श्री कंसल्टेंट्स के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बिजनेस टुडे बाजार में। अच्छा सर, सबसे पहला मुझे ये बताइए, क्योंकि एक हमारे व्यूअर्स को आम भाषा में समझाइए कि प्रॉपर्टी नीलाम की नौबत आखिर आती क्यों है, आखिर ये वजह क्या है? तो पहली बात आपको ये समझना है कि आप जब कोई भी प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं, वो हाउसिंग लोन हो या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, दोनों चीज में आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि पहला तो लोन का जैसे नियम है, आपको टाइम पे रकम अपनी ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं चुकाया और कई एक आध महीना ऐसा हो भी सकता है कि किसी की कि वो ना दे पाए, अगर ना दे पाए तो आपको बैंक को लिखित में ये देना पड़ेगा कि आप इस महीना क्यों नहीं दे पाए और कब उसकी ईएमआई को आप चुकाएंगे। दूसरी बात आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप ईएमआई नहीं दे पाए और एक दिन की भी आपसे वो मिस हो गई तो आपको उसमें पीनल इंटरेस्ट लगेगी और चेक बाउंस चार्ज या ईसीएस मैंडेट रिटर्न चार्ज लगेगी। तीसरी बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपने एक ईएमआई मिस किया तो अगले ईएमआई आने के पहले इस अमाउंट या इस रकम को चुकाना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल नियम है और ये सब जानते हैं, जो जो पैसा बोरो करते हैं, जो उधार लेते हैं, उनको ये मालूम है कि अपना कर्जा यानी कि ईएमआई ब्याज समेत आपको निपटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा टाइम के अंदर। ठीक है सर। अच्छा सर, अगर कोई होम लोन लेने जा रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो उनको फंडामेंटली ये बात कर ध्यान देना चाहिए कि उनका कर्जा लेने का या ईएमआई चुकाने के उनकी क्रेडिबिलिटी के कितना है और वो कितना पे कर पाएंगे, कितना वो महीना महीना दे पाएंगे। मान के चलिए मेरा सैलरी 1 लाख रुपया का है तो ये जनरल थंब रूल कहा जाता है कि आप 40% से ऊपर अपनी वेतन के 40% से ऊपर ईएमआई ना ले, क्योंकि इसमें क्या हो सकती है कि आपकी दूसरी खर्चा या घर की जो रेगुलर खर्चे के कारण आप ये चुका नहीं पाएंगे। तो बैंक जब किसी को कर्जा देती है होम लोन की तरफ से, उनको एक कैलकुलेशन होता है जिसे कहते हैं फॉयर, दैट इज जिसका इनकम वेतन महीना जितना वेतन होता है उसमें कितना परसेंटेज आप मैक्सिमम लायबिलिटी ले सकते हो। ये जनरल थंब रूल में 60% है और मैक्सिमम किसी किसी बैंक में 65 से 70% तक देते हैं। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे समझाया। अच्छा, मैं यहाँ पे समझना चाह रहा हूँ, जैसे हमने देखा सनी देओल के केस में कि नोटिस तकनीकी कारणों की वजह से वापस ले लिया गया। क्या कोई आम आदमी अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नीलामी होती है तो वो क्या इसको चुनौती दे सकता है, और अगर दे सकता है तो किस आधार पर, उसके अधिकार क्या है यहाँ पर? आम आदमी इस चीज पे पहले ये तो जानना पड़ेगा कि बैंक किसी प्रॉपर्टी को नीलामी तक क्यों ले जाती है। पहली बात है कि अगर आपने 3 ईएमआई कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक अगर 3 ईएमआई आपने नहीं पे किया तो बैंक आपको एक लीगल नोटिस भेजेगी। उस लीगल नोटिस में आपको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसके पहले आपको उसका एक जवाब जस्टिफिकेशन देना, सिर्फ जवाब नहीं। और ये जनरल आमतौर से ये होता है कि आपके लॉयर थ्रू, वकील के थ्रू आपको इस एक जवाब देना है। उस जवाब को अगर बैंक सही समझे तो वो होल्ड कर सकती है, आपको एक रीपेमेंट करने के लिए वापस टाइम दे सकती है। अगर वो जवाब सही ना समझे और आप अगर बैंक समझे कि आपने पर्पसफुली डिफॉल्ट किया या ये डिफॉल्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो सरफराजी एक्ट जो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट 2002 के है, उसके आधार पर वो आपके प्रॉपर्टी को नीलामी तक ले जा सकते हैं। पहले ये था कि बैंकों को कोर्ट जाना पड़ता था, ऑर्डर लेना पड़ता था, फिर इसको नीलामी पे ले जाना पड़ता था। आजकल एक लोकल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के हिसाब से ये सरफराजी एक्ट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है और नीलामी तक ले जा सकता है। ठीक है सर। अच्छा सर, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि मैं एक वैसे समझना चाह रहा हूँ कि जैसे होम लोन किसी ने लिया है,
और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बार चुकाने की चीज़ें होती है कि वो लास्ट मोमेंट पे नहीं चुका पाते। तो फिर क्या कोई और बचने का तरीका होता है कि मतलब जैसे आखिरी में तो नीलामी का ही प्रोसीजर शुरू होता है, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए? तो हाउसिंग लोन लेते वक्त आपको ये चाहिए कि आपको ईएमआई तो भरना ही पड़ेगा। आइदर आप ईएमआई भरिए, नहीं तो आप बैंक को जाके एक चीज रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि मेरे पास मेरा मेरा वेतन में कोई प्रॉब्लम है, या मेरा नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे एक स्पेशल मॉरेटोरियम चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को कि ये स्पेशल मॉरेटोरियम हर केस में मिलता नहीं है, अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ये मिलता है। दूसरी बात जो कस्टमर्स जेन्युइनली कर सकते हैं, वो लोग अगर मान के चलिए मैंने लोन लिया और मेरा उम्र 35 है, मैंने 4 साल सही तरह से चुकाया, आज मैं मेरा नौकरी जाने के कारण मैं चुका नहीं पा रहा हूं, मैं बैंक को जाके एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर करके मेरा ईएमआई को थोड़ा घटा सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। इसके अलावा जिसने कर्जा लिया उनके पास कोई और चारा नहीं है। अगर वो कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट करके अपना लोन का अमाउंट को कम कर सकते हैं तो महीना ईएमआई कम कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपका रेगुलर डिफॉल्ट हुआ तो बैंक नीलामी करेगी आपकी प्रॉपर्टी को। इसमें एक चीज और भी याद रखना है कि अगर आपने 1 महीना का डिफॉल्ट किया और आप 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन के अंदर उसमें कैश में या चेक में चुका देते हैं तो ये कंटिन्यू हो सकता है, मगर ये आपके सिबिल रेटिंग को बहुत इंपैक्ट करेगी। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ग्रेस पीरियड क्या है, यहाँ पर कितने दिन का आपको समय मिलता है कि अगर बाई चांस आप एक पहली ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो उसके हिसाब से आप कैसे बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपने बताया कि प्रायर बेसिस पे अगर बैंक को बताते हैं तब आपके पास क्या अधिकार होते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर, अभी हाल ही में आरबीआई ने लोन अकाउंट में जो पेनल्टी को लेकर कुछ खास नियम जारी किए हैं, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए वो नियम क्या हैं और इससे होम बायर्स को कैसे फ़ायदा होगा? आरबीआई ने जो लेटेस्ट नियम जारी किया है उसमें ईएमआई के साथ ये पेनाल्टी को जोड़ नहीं सकते हैं, ये पेनाल्टी अलग ही रह सकती है। अगर मैं एक बोरोवर हूं आइदर होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, अगर मैंने ईएमआई टाइम पे नहीं चुकाए, जो पेनाल्टी है वो अलग रहेगी। मगर आपको याद रखना है कि ये पेनाल्टी डिफॉल्ट के लिए है, और कभी भी अगर आप 3 महीना कंसेक्यूटिव डिफॉल्ट करेंगे तो ये पेनाल्टी का नियम लागू नहीं होगा, आपके प्रॉपर्टी में लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर से क्लासिफाई करना पड़ेगा। आरबीआई का रिटेल लोन का जो रूल है वो कहता है कि 3 महीना कंसेक्यूटिव डिफॉल्ट के बाद लीगल नोटिस के 60 दिन के बाद अगर कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब ना आए तो इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई करना पड़ेगा। ये पेनाल्टी एक अलग चीज है, इसमें बेनिफिट इसी चीज का हो सकता है कि पेनाल्टी का कैप लगाया गया है और हर एक बैंक अपने हिसाब से ये करते हैं। और कभी जेन्युइन केसेस में मान के चलिए आपने 5 साल 10 साल भर दिया, मगर घर में किसी की देहांत हो गया या कुछ भी हो गया जिसके जेन्युइन रीजन, आपको कभी कभार वेवर ऑफ चार्जेस और रिवर्सल भी मिलता है। मगर आरबीआई ने इसमें रोक लगाया, कलेक्शन मेथोडोलॉजी और पेनल्टी चार्जेस के कैप में लिमिट लगाया है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से सभी सवालों के जवाब दिए और जो भी होम बायर्स होंगे, जो भी व्यूअर्स होंगे, उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के जरिए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।